हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि सब लोग कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ओके, तो मैं डेली एक करंट अफेयर की वीडियो यहाँ पर लाता हूँ और वो भी मैप के साथ। तो मैं आपको स्वागत करता हूँ CSKCM क्लासेज में, और यहाँ पे देखेंगे जो भी करंट अफेयर है डेली का और जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन उनको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पे डेली वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो देर नहीं करते हुए शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में बात की जा रही है, यानी स्टैटिक्स जो डे मनाया गया है नेशनल लेवल पे, उसके बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत यहाँ पे है वो बताना है, ठीक है। सही कथन नहीं, कौन सा कथन गलत है वो बताना है, ध्यान रखें, ठीक है, प्रश्न का। तो शुरू करते हैं। पहला वो कथन है कि यह हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या ये सही है? नहीं, ये हर साल 20 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है। ये हर साल 29 जून को मनाया जाता है। ओके, 29 जून को। 20 अक्टूबर क्या है? 20 अक्टूबर को ये विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, वो भी 5 साल के गैप पे। हर 5 साल के बाद 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है, मनाया जाता है। यहाँ पे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात हो रही थी, ये 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो पहला कथन आपको गलत हो गया। यह दिवस प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी कि इनके शॉर्ट फॉर्म में PC महालनोबिस के नाम से आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इनकी जयंती पर मनाया जाता है, ये सही है। 29 तारीख को इनका बर्थडे होता है, 29 जून को। विषय इस बार की जो थीम है वो सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ राज्य संकेतक ढांचे का संरेखण है। सिंपल है, जो SDG होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए जो हम डेटा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो नेशनल लेवल पर डेटा और जो स्टेट लेवल पर डेटा है वही इसकी थीम है इस बार की। ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 सही है, लेकिन एक गलत है, और यहाँ पे क्वेश्चन में गलत पूछा है, तो ओनली 1 यानी कि ऑप्शन A यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं कुछ और बातें यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि एक वैज्ञानिक है, सांख्यिकी के ऊपर इन्होंने शोध किया और एक बात कही, इन्होंने कहा कि सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि यंत्र की शाखा है जिसका संबंध सर्वेक्षण परीक्षण द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन और वर्गीकरण का व्याख्या करना है। आपको समझ थोड़ा सा कम आया होगा, मुझे भी कम आता है इसमें समझ, ठीक है। तो इसमें कोई हैरान वाली बात नहीं, मैं सिंपल बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई डाटा निकालना होता है तो वहाँ पे स्टैटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। बड़े लेवल पे डाटा निकालना होता है तो वहाँ पे स्टैटिक्स या सांख्यिकी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें तो पूरे नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे, यानी भारत में कितना फॉरेस्ट कवर है, इसको अगर काउंट करना है, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, ठीक है, तो ये सब स्टैटिक्स का ही टॉपिक होता है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। स्टैटिक्स वो है चीज़ है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी काम आता है, और डाटा कलेक्ट करने और डाटा बताने में भी, पॉलिसी बनाने में भी ये काम आता है, ठीक है। तो यह है PC महालनोबिस जी। ओके, और इनसे संबंधित कुछ और बात अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे देखिए, जो PC महालनोबिस जी थे उन्होंने 1932 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, और वो भी कहाँ पे? कोलकाता में, ठीक है। यहाँ ही तक नहीं, 1950 में इन्होंने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे जिसे कहते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, उसकी स्थापना की इन्होंने। फिर इन्होंने सेंट्रल स्टैटिस्टिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है CSO, उसकी भी स्थापना इन्होंने ही की, और इनको राष्ट्रीय सांख्यिकी का पिता भी कहा जाता है भारत में। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो कोलकाता में इन्होंने स्थापना किया था। तो ये देखिए, वेस्ट बंगाल यहाँ दिखेगा आपको, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल का एरिया है, और यहाँ पे दिखेगा इसकी राजधानी जो है वो है कोलकाता। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है इनकी जयंती पर, और सॉरी, ये इसकी थीम है, और ये क्वेश्चन का आंसर है पूरा, ठीक है। तो आगे चलें। उससे पहले मैं जो जून के इम्पोर्टेंट कुछ दिवस है उसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ओके, और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलें, अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में अपराधियों को, ठीक है, अपराधियों को कम समय में सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन
कन्विक्शन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, ये आपको बताना है। ऑपरेशन कन्विक्शन बताना है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, ये आपके ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया गया है। किस लिए चलाया गया? अपराधियों को कम समय में सजा दिलाने के लिए। कौन से अपराध के लिए ये ज़्यादातर लागू होगा? जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आएगा, ठीक है, जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो अपराध आएगा उसको, ठीक है। जैसे हो गया जैसे कि गंभीर जो आरोप लगे हैं मुजरिम पे, या गंभीर जो अपराध किए हैं उन पे, जैसे कि हत्या, लूट का मामला, धर्मांतरण का मामला, ठीक है। और यहाँ तक इसमें गौ हत्या को भी शामिल किया गया है, ठीक है। इसको भी जघन्य या संगीन अपराध घोषित किया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, इस ऑपरेशन के तहत क्या किया जाएगा कि जैसे कि आपको पता है कितना स्लो प्रोसेस होता है। कोई भी अगर आप केस करते हैं किसी से भी संबंधित, तो पता चले वो केस लड़ते लड़ते आदमी बुढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो जघन्य अपराध हैं, यानी कि जो सीरियस क्राइम है, उनमें जल्दी फैसला हो सके, इसलिए इस तरह का ऑपरेशन चलाया जा रहा है यूपी गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, जब आप एफआईआर कराएंगे तो 2 से 3 दिन में चार्जशीट तैयार कर ली जाएगी। उसके बाद विक्टिम को 30 दिन के अंदर सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो भी पूरे प्रोसेस से। तो पूरे प्रोसेस से तो संभव नहीं है, पता नहीं कि कैसे करेंगे लोग, लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रयास है, ठीक है। अगर ये होता है तो बहुत ही अच्छा प्रयास है, मैं तो यही कहूँगा। बाकी ये रहा, देखिए द इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको कवर किया था, ऑपरेशन कन्विक्शन इन उत्तर प्रदेश, 30 डे ट्रायल फॉर 20 सीरियस क्राइम। जैसे कि 20 अपराधों को हर जिले से लिया जाएगा जो सीरियस होंगे, उन पे अभी ये ट्रायल किया जाएगा, ठीक है। तो आगे चलें। ये देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही, तो मैप में उत्तर प्रदेश को मैं दिखा देता हूँ। ये अपना सुंदर भारत है, ठीक है। और यहाँ पे दिखेगा ये उत्तर प्रदेश का लोकेशन, ओके। इसके नॉर्थ में इधर नेपाल दिखेगा, उत्तराखंड दिखेगा, हरियाणा से बॉर्डर लग रही है, राजस्थान से लग रही है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से भी लग रही है, झारखंड, बिहार, ठीक है। और इधर देखेंगे आप तो थोड़ा सा इसकी बॉर्डर जो है हिमाचल प्रदेश से भी यहाँ से लगती हुई नजर आएगी, ओके। और इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, और जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं, ओके। और सीएम यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ। और यहाँ पे 403 विधानसभा सीटें हैं, और विधान परिषद की सीटें 100 हैं। 31 सीटें राज्यसभा की हैं, और लोकसभा की सीटें 80 देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो अगर राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस है राजकीय पक्षी, और राजकीय फूल की बात करें तो पलाश है, और राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा है, और राजकीय पेड़ की बात करें तो है अशोक। चलें आगे। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, जैसे गुजरात है, यहाँ पे एक अभियान चलाया गया था, सुजलाम सुफलाम जल अभियान, ठीक है। इसके तहत क्या होगा, जल को स्टोर किया जाएगा, और जो ग्राउंड लेवल का जल घट रहा है, ठीक है, उसको भी सही किया जाएगा। उड़ीसा का अम्लान मिशन है, ठीक है, अम्लान अभियान चलाया गया था उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ में हमार बेटी हमार मान अभियान चलाया गया था, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है रॉ हिटमैन। देखिए पुस्तक है ये, रॉ हिटमैन द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लिमा, ओके। तो पूछा जा रहा है इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हुसैन जैदी साहब। हुसैन जैदी साहब ऐसे ही जो बहुत ही रोमांचक कहानियाँ होती हैं, स्टोरी होती हैं, या रियल घटनाएं होती हैं, उनमें ज़्यादातर ये पुस्तक लिखते हैं, ठीक है। और सोशल में मतलब समाज में जो भी घटनाएं रियल हो रही हैं उस पर ये ज़्यादातर पुस्तक लिखते हैं। जैसे आपने गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी का नाम सुना होगा। ये मूवी जो बनी है ना, गंगूबाई काठियावाड़ी, इनकी पुस्तक जो जैदी साहब है, उनकी पुस्तक एक थी माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, उसके ऊपर बनी है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस टाइप की कहानी लिखते हैं, रियल स्टोरी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रॉ हिटमैन द रियल स्टोरी की। तो रॉ हिटमैन द रियल स्टोरी जो है, ये व्यक्ति जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये एक कमांडो है, ओके। और इनका एक मिनट रुक जाइए। इनके जीवन के ऊपर इन्होंने ये किताब लिखी है, ठीक है। जैदी साहब ने इनके जीवन के ऊपर ये किताब लिखी है। उनका नाम है लकी बिस्ट, और ये कमांडो रह चुके हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी में भी काम कर चुके हैं। और ये जो किताब रॉ हिटमैन प्रकाशित की गई थी, ये प्रकाशित की गई है, जैसे देखिए जो सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी जो जिसने प्रकाशित किया था, ठीक है, उसने इस किताब को प्रकाशित किया है, जिसका नाम है साइमन
स्कस्टर, ठीक है, साइमन स्कस्टर। ये एक बहुत ही वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही बड़ी पब्लिशिंग हाउस है जो इस किताब को पब्लिश कर रही है, रॉ हिटमैन को, ठीक है। और इसके लेखक हैं हुसैन जैदी साहब। ओके, तो आगे चलें। अगला प्रश्न है, सॉरी, अगले प्रश्न पे जाने से पहले मैं और कुछ किताबों के नाम यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ओके, जैसे देखिए, डॉक्टर कर्ण सिंह, इन्होंने लिखा है मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टैलिटी, ठीक है। अनुराग बेहर सिंह, ए मैटर ऑफ द हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया। डॉक्टर M A हसन, युद्ध और महिलाएं। ये 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उनमें महिलाओं की क्या स्थिति थी बंगाल में, ठीक है, बांग्लादेश में, उस पे ये बात ये लिखा गया है, ठीक है। तो आगे चलें। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात की जा रही है, ETI की बात की जा रही है। तो ये ऊर्जा संक्रमण सूचकांक होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए ये रिपोर्ट जारी करता है, उससे मैं बताता हूँ एक तरह से। देखिए, मान लीजिए 2010 से लेके 2030 तक भारत में ऊर्जा से संबंधित क्या संकट आए, भारत ने उसको कैसे निपटाया, ठीक है। ऊर्जा के सोर्स को प्राप्त करने के लिए भारत ने कौन कौन से संसाधनों का इस्तेमाल किया, ठीक है। उसमें पोल्यूशन कितना हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कितना हुआ, लोगों को प्रॉफिट कितना हुआ, लोगों के पास कितनी बिजली पहुंची, ये सब दिखाता है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ठीक है। तो इसके संदर्भ में बात की जा रही है। क्या इस सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है? तो सही है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ही जारी किया जाता है। क्या इस बार भारत की रैंक 67th है? ये भी सही है, इस बार भारत की रैंक 67th है और इसमें सुधार हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पे कथन सत्य हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अगर टॉप 10 कंट्री की बात करी जाए तो सबसे ऊपर आपको स्वीडन दिखाई देगा। स्वीडन सबसे ऊपर दिखाई देगा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। सेकंड नंबर पे डेनमार्क, थर्ड नंबर पे नॉर्वे और फोर्थ नंबर पे फिनलैंड दिखाई देगा, ठीक है। और अगर मैं इसको मैप में दिखा दूँ इन लोगों को, तो ये देखिए अपना सुंदर भारत है। यहाँ पे इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो इधर दिखेगा आपको यूरोप, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ दिखेगा आपको स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ पे दिखेगा आपको डेनमार्क, ओके। और ये है बाल्टिक सी और इधर उत्तरी सागर दिखेगा आपको, ये इंग्लिश चैनल है और ये पूरा नॉर्थ अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात की करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी की जाती है जिनका नाम आप याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट जारी करता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। कुछ इंडेक्सेस की बात कर लें तो एशिया पावर इंडेक्स 2023 जारी किया गया था जिसमें भारत की रैंक थी 4। ग्लोबल पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक थी 4 और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक थी 8 और विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक थी 131। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत की रैंक थी 126। इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में खारची पूजा त्यौहार, खारची कह सकते हैं या खर्ची पूजा त्यौहार का शुभारंभ किस राज्य में किया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। ये देखिए कुछ तस्वीर है खारची पूजा त्यौहार का, ठीक है। तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा में ये शुरू किया गया है खारची पूजा त्यौहार या खारची उत्सव कह सकते हैं। त्रिपुरा के लोकेशन में आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये अपना पूरा सुंदर भारत है, ये है नॉर्थ ईस्ट का रीजन, ओके। और यहाँ पे दिखेगा आपको त्रिपुरा, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा को बांग्लादेश ने तीनों तरफ से घेर रखा है, तीनों तरफ से ये त्रिपुरा बांग्लादेश कंट्री से घिरा हुआ है। और इधर आपको दिखेगा मिजोरम और इधर दिखेगा असम से बाउंड्री शेयर करता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ओके। खारची का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसके शाब्दिक अर्थ क्या, उसका जो ख्या वाला शब्द होता है उसका अर्थ मतलब इसका अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी। यानी कि आप कह सकते हैं जो खारची पूजा उत्सव होता है या त्यौहार होता है उसमें जो पृथ्वी माँ है या फिर जो मदर ऑफ अर्थ है उसकी यहाँ पे पूजा की जाती है, उनकी यहाँ पे वर्शिप की जाती है, ठीक है। तो आगे चलें। अगर मैं त्रिपुरा के बारे में बात करें, अगर मैं त्रिपुरा के बारे में बात करूं यहाँ पे तो यहाँ पे इसमें 8 जिला आपको दिखाई देगा। चीफ मिनिस्टर मानिक शाह हैं जो बीजेपी से संबंध रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हैं
और यहाँ पे राज्यसभा की सीट 1 है और लोकसभा की सीट यहाँ पे 2 दिखाई देगी आपको। ठीक है, आगे चलें। तो अगर जो ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश दिया गया तो वहाँ पे एक त्यौहार मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है तोराग्य करके। अगर तोराग्य उत्सव पूछे तो अरुणाचल प्रदेश लगाएंगे। ऑरेंज उत्सव पूछे, ऑरेंज फेस्टिवल पूछे तो नागालैंड। अगर अम्बुबाची और बैखो त्यौहार पूछे तो आप लगाएंगे असम। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में चेन्नई स्थित रजिस्ट्री, जैसे कि अगर कोई भी जीआई टैग दिया जाता है तो वहाँ पे चेन्नई में इसका रजिस्ट्रेशन होता है और वही चेन्नई ही प्रोवाइड करती है जीआई टैग। ठीक है, तो चेन्नई आपको तमिलनाडु में दिखाई देगा। अभी हाल ही में चेन्नई स्थित रजिस्ट्री द्वारा उत्तर प्रदेश के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, ये आपको बताना है। भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि इसे हम बोलते हैं जीआई टैग। ठीक है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक दिया गया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में दिया हूँ, आपको बताना है क्या उनमें से ये है कि नहीं। तो अमरोहा का ढोलक है, सही है। बाराबंकी का हथकरघा है यानी कि हैंडलूम है, ये भी सही है। क्या महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प है, ये भी सही है। यानी कि ये 3 भी शामिल है और बाकी 4 कौन कौन से वो भी मैं आपको बताऊँगा मैप के माध्यम से। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 2 3, यहाँ पे तीनों कथन यहाँ पे सत्य है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है विज्ञान में। उससे पहले मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट जीआई टैग वाले राज्य को बता देता हूँ और वहाँ से संबंधित जो जीआई टैग है उसको भी मैं बता देता हूँ। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए चेन्नई है, तमिलनाडु का चेन्नई, यहाँ पे ये रजिस्ट्री होता है और यहीं से जो रजिस्ट्री ऑफिस है जीआई टैग वाला वही जारी करता है। ठीक है, 10 साल के लिए जीआई टैग आपको जारी किया जाता है। अगर आप रिन्यूअल कराते हैं तो फिर से ये 10 साल के लिए आगे बढ़ जाएगा, नहीं रिन्यूअल कराएंगे तो जीआई टैग आपसे हट जाएगा। जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग तो एक तरह से किसी भी, मान लीजिए आपका कोई एरिया है, आप जहाँ पे रहते हैं उस, मान लीजिए आप प्रयागराज से संबंध रखते हैं, किसी भी जिले से या राज्य से संबंध रखते हैं, वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ होती है जो कहीं और नहीं पाई जाती है, उसकी गुणवत्ता। ठीक है, तो वो वहाँ के लिए जीआई टैग दिया जाता है, उसको संरक्षित करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है, उसको बढ़ावा देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है कि उसका व्यापार हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं गमोचा या गमछा की बात करूँ तो ये असम का है, गमोचा या गमछा। ठीक है, इसे जीआई टैग दिया गया था। अगर मैं तंदूर लाल चने की बात करूँ तो ये तेलंगाना संबंध रखता है। ठीक है, इसको तेलंगाना में जीआई टैग दिया गया था। रक्त से कार्पो खुबानी की बात करूँ तो ये लद्दाख में जीआई टैग इसको दिया गया था। अट्टापडी अटुकोम्बु अवारा का बात करूँ, ये बिन से एक तरफ का, इसे केरल में जीआई टैग। ये नाम देखिए अटपटे हो सकते हैं और कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको रट के रखें। ठीक है, आप बस देखते जाइए थोड़ा सा। तो अट्टापडी थुआरा, अट्टापडी अटुकोम्बु, ठीक है, इस तरह के जो नाम आएंगे, ओना टुकारा, ये सब केरल के हैं, जीआई टैग यहाँ पे आप देख लेंगे। और मिथिला मखाना की बात करूँ तो यहाँ पे देखेंगे बिहार से संबंधित है। नरसिंह पेट्टई नागेश्वरम की बात करूँ तो ये एक संगीत वाद्य यंत्र है और ये तमिलनाडु से संबंध रखता है। ओके, तो अगर मैं 7 जीआई टैग जो उत्तर प्रदेश में अभी दिए गए हैं और उनकी मैं बात करूँ तो ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का मैप है आपके सामने। और ये देखिए हैंडलूम जो प्रोडक्ट है यानी कि हथकरघा संबंधित प्रोडक्ट है, उससे बाराबंकी जो जिला है, यहाँ पे देखिए बाराबंकी जिला है, तो बाराबंकी से संबंधित है ये हैंडलूम प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं हॉर्न क्राफ्ट की बात करूँ तो इस जो संभल जिला यहाँ पे है वहाँ से संबंधित है हॉर्न क्राफ्ट। ठीक है, अगर मैं अमरोहा की बात करूँ तो ये ज्योतिबा फूले जो नगर है उसे ही अमरोहा कहा जाता है, वहाँ से संबंधित है ढोलक। ढोलक जो है अमरोहा का। अगर हम होम फर्निशिंग यानी कि घर के जो साज सज्जा वाले सामान की बात करूँ तो वो बागपत से संबंधित है। ठीक है, अगर मैं तारकसी की बात करूँ, तारकसी की बात करूँ तो ये मैनपुरी से संबंधित है। अगर मैं काल्पी हस्त निर्मित कागज़ की बात करूँ तो काल्पी आपको जालौन में दिखाई देगा और जालौन यहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं गौरा पत्थर की बात करूँ तो ये महोबा में दिखाई देगा और महोबा की लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, आगे चलें तो आगे देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये देखिए अभी इसका जो सही जवाब था ऑप्शन 1 1 2 3। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में हेमिस महोत्सव का आयोजन किया गया या किया जाएगा, तो वो कहाँ पे होगा ये आपको बताएं। तो हेमिस महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। लद्दाख में मनाया जाता है हेमी महोत्सव। ये देखिए, ये लोग मास्क पहन के डांस करते हैं। ठीक है, रंगीन कपड़े पहन के डांस करते हैं। तो यही इसका जो डांस है उसे हम चाम नृत्य बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? चाम नृत्य। और ये बौद्ध परंपरा से संबंधित है।
ठीक है, ये बौद्ध परंपरा या बौद्ध धर्म से संबंधित है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये हेमिस जो महोत्सव है लद्दाख एरिया में होता है, ठीक है, ये भगवान जो पद्म संभव हैं उनकी जयंती को समर्पित किया जाता है ये हेमी महोत्सव। और जो गुरु पद्म संभव थे इन्होंने क्या किया था इस रीजन में कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसको प्रचार प्रसार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो लद्दाख से संबंधित एक और महोत्सव है जिसे हम लोसार कहते हैं, और एक और महोत्सव होता है जिसे लोसांग कहते हैं, वो सिक्किम से संबंधित है। तो लोसार लद्दाख का है, लोसांग सिक्किम का है, इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो लद्दाख की लोकेशन यहाँ पे आपको दिख रही होगी, लद्दाख की लोकेशन है, ठीक है। इधर आपका चीन दिखाई देगा और इधर पाकिस्तान दिखाई देगा। तो आगे चलते हैं। अभी हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने हरियाणा को हरा के ये सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। और ये मैच कहाँ हो रहा था, पंजाब के अमृतसर में हो रहा था, गुरु नानक स्टेडियम में, ठीक है। तो हरियाणा को हरा के तमिलनाडु ये मैच जीत लिया है, फुटबॉल से संबंधित मैच है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं फुटबॉल गेम में, ये आप बताइए, ठीक है। ये देखिए, फुटबॉल तमिलनाडु रोल्स बैक बीट हरियाणा एंड क्लेम्स द सीनियर वुमेन्स नेशनल टाइटल। ओके, तो ये गुरु नानक स्टेडियम अमृतसर में हुआ था। और यहाँ पे आपको दिखेगा पंजाब में अमृतसर, ये पंजाब की लोकेशन है, इसकी बाउंड्री आपको दिखाई देगी पाकिस्तान से लगते हुए, ठीक है। अगर फुटबॉल में प्लेयर्स की बात करें तो टोटल 11 प्लेयर होता है। ये देखिए फुटबॉल का मैदान है, एक तरह से जो फील्ड होती है वो है, और इसमें 11 प्लेयर होते हैं फुटबॉल में, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया है। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, वन टैप वन ट्री अभियान। इसके तहत क्या किया जाएगा कि 1 से 7 जुलाई के बीच में, ठीक है, कई लाख यानी लाखों कह सकते हैं पौधारोपण किया जाएगा। और करना भी चाहिए, क्योंकि आपने टारगेट रखा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने टारगेट रखा है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, जो फॉरेस्ट कवर यानी वन कवर है उत्तर प्रदेश का, वो 9.23 से बढ़ाकर 15% करना है 2030 तक। तो जब 2030 तक आपको इतना बढ़ा के करना है तो आपको इस तरह से भी अभियान चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक नल एक पेड़ यानी कि वन टैप वन ट्री। जैसे देखिए टैप का मतलब जैसे कि आप कहीं भी जाएंगे ना अच्छी जगह या फिर महंगे जगह या फिर हाई फाई सोसाइटी में, तो वहाँ पे ये लोग टैप वाटर कहते हैं, टैप वाटर यानी कि नल का पानी। तो वन टैप वन ट्री यानी कि एक नल एक पेड़ अभियान शुरू किया गया। आपने देखा होगा हर घर जल अभियान जो योजना चल रही थी उसके तहत हर एक घर के सामने एक नल लगाया जाएगा। तो नल के साथ साथ पेड़ भी लगाया जाएगा, यही उत्तर प्रदेश सरकार का कैंपेन है या अभियान है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा अभियान है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको चलाया जा रहा है वन टैप वन ट्री अभियान। ओके, आगे चलें। तो ये देखिए मैप में उत्तर प्रदेश है, मैं आपको दिखाया था इसकी लोकेशन। तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आज की करंट में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप कुछ सजेशन भी दे सकते हैं और कमेंट जरूर किया करिए प्लीज़, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मिलने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि क्या आप 5 फुटबॉल महिला प्लेयर्स का नाम बता सकते हैं, ठीक है। महिला फुटबॉल प्लेयर्स का नाम बता सकते हैं 5 लोगों का। अगर आप सर्च मार के भी बताएं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखें, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं पूरा वीडियो तो आप 5 महिला फुटबॉलरों का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप साथ में उसमें ये भी बताएं कि जो नेशनल टीम है फुटबॉल का उसकी जो महिला कैप्टन है उनका नाम क्या है। ओके, तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।